हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आज जो पढ़ेंगे, जो पॉलिटी पढ़ेंगे, और पॉलिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बेसिक से मैं आज पढ़ने का प्रयत्न करूंगा, जिसमें से लगभग 22 चैप्टरों को पढ़ेंगे। 22 चैप्टर कौन कौन सा है उसको ज़रा देख लेता हूँ। 22 चैप्टर है जो निम्नलिखित है इस तरह से। इसमें पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक भूमि पृष्ठ जिसे कहते हैं, जो भू पृष्ठ के नाम से भी जाना जाता है, क्या क्या चीज़ इसका भारतीय संविधान में ऐतिहासिक रूप से चला है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, जो भारतीय संविधान में निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान निर्माण कब से होना प्रारंभ हो गया, और आज़ादी से पहले संविधान था या नहीं था, और संविधान था तो किस रूप में चल रहा था, इसके बारे में पढ़ूंगा। इसके साथ साथ तीसरा नंबर में देखेंगे जो संविधान सभा और उसकी कार्यपालिका। उसके साथ साथ भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की स्रोत, उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, इस सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में भी पढ़ना है। इसके साथ साथ संविधान संशोधन पढ़ेंगे। आपातकालीन उपबंध क्या क्या चीज था, आपातकालीन शक्तियाँ किसके पास थी और रहती है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इस क्वेश्चन अक्सर फंसता है, हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को फंसते हुए देखते हैं। इसके साथ साथ भारत की संघीय व्यवस्था कैसी है, और इसके साथ साथ केंद्र और राज्य के संबंध क्या है, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका क्या है, उसके बाद में संघ एवं राज्य के विधायिका क्या है, उसके बाद में न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ स्थानीय निकाय, प्रमुख संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग, संविधान के अन्य प्रमुख प्रावधान, इसके साथ साथ विधिक, ये सभी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में पूर्ण रूप से मैं जानकारी लूँगा एक पीडीएफ के द्वारा, और आपको चाहिए पीडीएफ तो सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करने का प्रयत्न करता हूँ, और सबसे पहले देखेंगे कि संविधान के ऐतिहासिक पहलू क्या चीज़ था, इसके बारे में थोड़ा सा लिखने का मैं प्रयत्न करता हूँ। संविधान के ऐतिहासिक पहलू, संविधान के ऐतिहासिक पहलू, ये पूरा पीडीएफ है, इसको पूरा पीडीएफ के फॉर्म में देखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ ऐसा चीज़ है जो लिखवा देता हूं जो पीडीएफ में नहीं है। संविधान के ऐतिहासिक पहलू में क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले देखेंगे जो महारानी की शासन कब से आई, उसके बाद में कंपनी की शासन कब थी, और भारतीय संविधान पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इतिहास को भी मैं देखते चलूँगा, इस इतिहास को ही दोहरा करके संविधान को बनाया गया था, इतिहास को इतिहास में पढ़ाएंगे। ये भारतीय संविधान जो है जो इसमें पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ हम कोरिलेट कर रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयत्न कीजिए। कोरिलेट कर रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर फंसता है। सबसे पहले देखेंगे जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के महारानी एलिजाबेथ प्रथम की घोषणा पत्र के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। किसके आधार पर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के मतलब आप समझ सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कितना? 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम महारानी एलिजाबेथ प्रथम के घोषणा पत्र के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना जो हुआ था, जो कहाँ के क्षेत्र में था, तो इस कंपनी की जो शुरुआत की गई थी, जो व्यापार के लिए जो बात की गई थी, जो दक्षिणी पश्चिम से लेकर के, कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तरी एशियाई तक,
या एशियाई तक या दक्षिणी एशियाई तक भी लिख सकते हैं, दक्षिणी एशियाई तक, दक्षिणी एशियाई तक इसकी कंपनी की स्थापना की गई थी। एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से लेकर के किसके कहने पर यह कंपनी की घोषणा हुआ था, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अनुसार। इसमें क्या कहने की बात किया गया था, तो इसमें जो थी, जो कंपनी के एकाधिकार जो दिया गया था, एकाधिकार जो दिया गया था, जो 15 ईयर के लेकर के 15 ईयर के लिए व्यापारिक एकाधिकार को दिया गया था। व्यापार करने का छूट दी गई थी जो 15 वर्ष के लिए, उसके बाद में फिर से कानून बनाएंगे ऐसी बात की गई थी, लेकिन यही बाद में आकर के 20 वर्ष कर दिया गया था। ये बाद में कितना कर दिया गया था, बाद में फिर 20 ईयर कर दिया गया था। यही कंपनी यहीं से स्टार्ट होते चला जाता है। एक नोट में आपको मैं लिखवाना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में आप लिख सकते हैं, जो व्यापारिक एकाधिकार को सीमित, व्यापारिक एकाधिकार को सीमित, व्यापारिक एकाधिकार को सीमित किया गया था। ये आंशिक रूप से आंशिक रूप से 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। और पूर्ण रूप से अगर समाप्त करने की बात किया जाए तो पूर्ण रूप से समाप्त जो किया गया था, जो कब किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूर्णतः समाप्त करने की बात किया गया था। ये नोट में आप लिख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। इसके साथ साथ और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समाप्त कर दिया गया था, और इसके साथ साथ 1858 के क्या चीज लाई गई थी, 1858 के भारत शासन अधिनियम लाया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था, और 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1858 के चार्टर एक्ट, ये महारानी की ये घोषणा पत्र आई थी 1858 में ही, तो 1858 के चार्टर एक्ट भी कह सकते हैं, या 1858 के भारत शासन अधिनियम भी कह सकते हैं, भारत शासन अधिनियम भी कह सकते हैं। इसे 1858 के भारत शासन अधिनियम भी कह सकते हैं। इसी के बाद में जो जस्ट रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत 1773 से हुई थी। कब से हुई थी, 1773 के, यहाँ पे लिखने के प्रयत्न करता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत जो हुई थी, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था, इसके साथ साथ भारत में जो क्राउन या ताज के शासन की शुरुआत की गई थी, जो इसमें यहाँ पे क्राउन के शासन के स्टार्ट किया गया था, या ताज के शासन 58 यहाँ होगा ना, या यहाँ 58 होगा, तो 1858 से ही ताज या क्राउन के शासन, और यहाँ से 1947 तक लगी चलती है शासन भारत में, कि जब तक कि देश आज़ाद न हो जाए। उसके बाद में कुछ पीडीएफ के फॉर्म में देखता हूँ, पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, जो 1600 ईस्वी में यहाँ पे लिखी गई है। एक सेकेंड जरा,
यहाँ पे लिखी गई है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और महारानी एलिजाबेथ प्रथम को 15 वर्षीय व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। और व्यापारिक एकाधिकार का मतलब यही होता है जो वो अपना पूरा व्यापार को एक बढ़ा सकता है, सिंपल सी बात। इसके साथ साथ 1765 में बंगाल और बिहार और उड़ीसा के दीवान सौंप दी गई। इसके साथ साथ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके साथ साथ 1873 में व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करने की बात किया गया था और आंशिक रूप से 1813 में इसको समाप्त करने की बात किया था। आंशिक रूप से 1813 और पूर्णतः 1833। इसके साथ साथ 1858 को भारत शासन अधिनियम आई। उसके साथ साथ 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्र या राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। उसके बाद में 1934 ईस्वी में एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा की पहली बार औपचारिक रूप से मांग किया गया था, एम.एन. राव के द्वारा। और बी.एन. राव जो थे, जो सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। इसके बाद में 1946 में संविधान सभा की गठन हुई और संविधान सभा के गठन के बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। और आंशिक रूप से अगर तैयार किया गया है तो संविधान कब तैयार किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और 2 महीना बाद संविधान को लागू किया गया था। आगे चलता हूं इसके। कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858 तक चली है। इसके साथ साथ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट आई। उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम आई। उसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आया और 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसको एक बता रहे हैं जो ये सब पढ़ाना है हमें, अभी ये पढ़ा नहीं रहे हैं, इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल से चर्चा करूंगा। और 1858 से लेकर के 1947 तक लगी ताज के शासन चला। भारत सरकार अधिनियम 1858 से लेकर के 1947 के बीच में चलती है। भारत परिषद अधिनियम 1961 में लाया गया था और भारत परिषद अधिनियम 1992 में लाई थी और भारत परिषद अधिनियम 1909 के एक आई थी। भारत शासन अधिनियम जो लाई गई थी, जो 1919 में लाई गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में लाई गई थी। भारत शासन अधिनियम 1947 में एक आई थी। यहीं पे समाप्त होती है और कंपनी के शासन यहाँ से स्टार्ट हुई है, जो 1773 से लेकर के 1858 के बीच में आई है। 1858 से लेकर के वो महारानी की शासन आ जाती है या ताज के शासन, उसी को कहा जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीज था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 3-4 बातें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसी के तरह वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वारेन हेस्टिंग्स जो थे, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
क्या थे? बंगाल के ये प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर थे। इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा आरंभ किए गए दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। इसी के तहत यहाँ से आगे लिखता हूँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें दो बात था। पहला नंबर, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके साथ साथ दूसरी नंबर में था, जो दूसरी नंबर में इसमें क्या दिया गया था, लॉर्ड क्लाइव, इसको लॉर्ड कहना बेकार है, क्लाइव के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली चलाया गया था। उसके तहत तो या चलाया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था। इसी के तहत दो चीज को और लाया गया था। इसमें लाई गई थी जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, जो कोलकाता में किया गया था। कहाँ? कोलकाता में इसकी स्थापना हुआ था। यहां से सब कंप्लीट हो चुका होगा। देखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ पे लिख लीजिएगा, कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दो तीन बातों के आप ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। इसके साथ साथ इसकी सहायता से 4 सदस्यीय काउंसिल के भी स्थापना किया गया था। 4 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना किया गया था, जिसमें से कौन कौन थे तो उसके में आप लिख सकते हैं। तो एक नंबर में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिखिए। एक नंबर में जो था, जो फिलिप फ्रांसीसी था, फिलिप फ्रांसीसी। दूसरी नंबर में कौन था? तो दूसरी नंबर में था क्लेवरिंग। और तीसरे नंबर में अगर कोई थे तो वो थे मानसन थे। उसके बाद में चौथी नंबर में बारवेल थे। कौन थे? बारवेल। ये चारों थे। बंगाल के 4 सदस्यीय काउंसिल की एक स्थापना किया गया था। इसके साथ साथ कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1774 में। इसके साथ साथ कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापारिक पर प्रतिबंध किया गया था, जो इसमें लिख दिए हैं। इसके आगे चलता हूं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने की बात किया गया था, जिसमें से एक थी जो इस अधिनियम में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र घोषित किया गया था, जो लास्ट में जाकर के 1781 में किया गया था।
जिसे कि सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्या चीज के नाम से, सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट एक्ट के नाम से जानी जाती है। इसके साथ साथ इसमें दो बातें को बहुत ही निजी तरीका से दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कार्यों को दो भाग में बांट दिया गया था, जिसमें से पहला भाग कौन सी था, तो पहला जो था जो व्यापारिक था, व्यापारिक, और दूसरी नंबर में जो था जो राजनीतिक कार्य था, क्या चीज था, तो राजनीतिक। ये दो चीजें थी जो व्यापारिक और कह सकते हैं राजनीति। इसमें दो बातों को ध्यान रखा गया था मुख्यतः। इसमें व्यापारिक कार्य को देखभाल या निदेश मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपुर्द किया गया, जबकि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण मंडल द्वारा, जिसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है, को दे दिया गया। इसी के तहत इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर एवं उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। निजी व्यापार, इसी में निजी व्यापार और प्रतिबंध लगाया गया था, किसमें, व्यापार करने पर, किस पर, व्यापार। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा गया है पिट्स इंडिया एक्ट दी गई है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें दिया गया है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया था, दोनों को दो भागों में बांट दी गई थी। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था और राजनीतिक मामलों पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगाने की बात किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे कि व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने की बात की, और पहली कंपनी का अधिकार क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। इसके साथ साथ 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इससे पहले कि 1793 का एक अधिनियम आता है, उसको में एक बात लिखी गई थी, उसको मैं लिखने का प्रयत्न करता हूं। इसमें दिया गया था 1993 के अधिनियम था, क्या था, अधिनियम 1993 का एक अधिनियम था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछता तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए या आपको माइंड में सेटअप होने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। लगता है जो वो छूट चुका है 1993। इसमें जो दिया गया था, जो इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या नियंत्रण बोर्ड के सभी सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रांतीय शासन के लिए उसकी शक्ति के विरुद्ध या वृद्धि किया गया था, वृद्धि किया गया था। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसे कि हम नियंत्रक एवं या बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड के सभी सदस्य का वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात की गई थी, देने की बात की गई, भारतीय राजस्व से देने की इसकी बात की गई थी। और इसके साथ साथ गवर्नर को प्रांतीय शासन के लिए उसमें शक्ति को वृद्धि की गई थी। क्या चीज का, शक्ति को, किसका, तो गवर्नर जनरल को शक्ति को वृद्धि किया गया था, इसको में इतना ही है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम आता है। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में आता है
जो इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में पारित किया गया था। ये कब किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। यहाँ पे लिख सकते हैं 1813 के चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, ये पारित जो हुआ था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में इसको प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में इसको प्रारंभ किया गया था। इसमें दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक था जो लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। क्या चीज थे? अंतिम गवर्नर थे। इसके साथ साथ भारत के गवर्नर बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को शक्तियां और ज्यादा दे दिया गया था। इसको मैं हिस्ट्री में पढ़ाएंगे बहुत ही डिटेल में। यहाँ से आप थोड़ा पॉलिटी की ओर चलते हैं तो पॉलिटी के हिसाब से ही बढ़ते हुए चलेंगे। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बना दिया गया था। इसके तहत, इसी के तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी के तहत यहाँ से 1813 के चार्टर एक्ट लाई गई थी। और यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ और इस वीडियो को कल से यहाँ से स्टार्ट करूँगा। लगभग ये 2-3 क्लास जो होगी जो इसमें संवैधानिक इतिहास पर चलेगी, जो संविधान को बनने का इतिहास क्या था। थोड़ा मैं डीप में जा रहा हूँ, इस कारण से थोड़ा लेट होगा। तो आज इतना ही रखता हूँ। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर किसी भी वीडियो को और भी अगर चाहिए आपको तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।